हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दी अनदर फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जहां पे हम लोग बहुत कम से कम समय में सारे फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स को, जो कि आपका स्टैंडर्ड 12 का एक टॉपिक है और पिछले एक साल के ट्रेंड में देखा जा रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस, इसका वेटेज इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा है आपका जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि ये जो आपका सीरीज़ है ये नीट के लिए भी बहुत रिलेवेंट है और भी कोई आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। कैपेसिटर्स में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है और इसी ऑर्डर में आपको डिस्कशन भी होने वाला है। पैरेलल प्लेट्स, चार्ज एनर्जी स्टोर्ड, दो प्लेट्स के बीच में आपको फोर्स कितना लगता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव फिगर फॉर पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट, राइट, व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस अनबैलेंस दोनों ही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चार्ज शेयरिंग एंड हीट जनरेटेड, इसके ऊपर सवाल बहुत पूछा जा रहा है आपको जेईई मेंस में। डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन अ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ स्लैब इंसर्शन इन अ कैपेसिटर, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल काफी आता है। ये जो आपका 3 है 12, 13, 14, इसके ऊपर जेईई में आपको सवाल बहुत आता है और अच्छे लेवल का सवाल आता है इसके ऊपर। और लास्ट में आपके पास है आरसी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, राइट। इस पूरे सेशन का आपको एकदम फ्री कलरफुल पीडीएफ नोट्स नीचे मिल जाएगा, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको सुने, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस किया है, सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा। कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी आपको अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस है सभी नीचे मिलेंगे, तो आप उनको भी देखिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट होता है आपको फैराड, राइट। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें एक आइसोलेटेड स्फीयर की, राइट, आइसोलेटेड का मतलब है कि इस स्फीयर के सराउंडिंग में और कोई भी चार्ज बॉडी नहीं है। अगर इस पे आपने चार्ज क्यू स्टोर किया है और इसका रेडियस आर है, then the capacitance of this sphere, right, capacitance is basically defined as charge stored per unit voltage, so that is given by q by v, और v हमको पता है, we have studied in electrostatics, k q by r होता है आपको, तो ये आपको फॉर्मूला बन के आता है 4 pi epsilon naught into capital R। अगर हम लोग बात करें एक स्फेरिकल कैपेसिटर की, जहाँ पे आपके पास दो स्फेरिकल शेल है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, रेडियस R1 एंड R2, तो इसका C वैल्यू इतना होता है। और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल से आपको, राइट, तो यहां पे आपको इतना होता है कैपेसिटेंस 2 pi epsilon नॉट L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन लॉग का बेस यहां पे E होगा R2 by R1। बढ़िया है। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो ये इसका 3D डायग्राम है, क्योंकि बहुत से बच्चों को विजुलाइज नहीं होता है कि सर वो एरिया क्या बोल रहे हैं आप। सो दिस इज द 3D डायग्राम। आपके पास दो प्लेट्स है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड व्हेन वी से चार्जेस, ये दोनों चार्जेस आपको इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस में है। ये आपको हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाई स्मॉल d। और क्योंकि इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आपको डायरेक्शन दिखाया हुआ है। इसी का 2D डायग्राम ये है, जो कि ज्यादातर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं आपको आगे जाके। तो यहां पे आपको जो C का फॉर्मूला होगा दैट इज अगेन योर Q by V, राइट, एंड दिस V आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। V का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू बोथ दी प्लेट्स। ये उसका रिजल्टेंट आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, तो यहां से अपना फिर फॉर्मूला बन जाता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, राइट। तो अगर आपने एक कैपेसिटर को लिया है और एक बैटरी के अगेंस्ट आपने इसको ज्वाइन किया है, आपने स्विच को क्लोज किया है समय 0 पे, तो आफ्टर स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड, यानी कि बहुत समय बाद इस कैपेसिटर पे एक चार्ज स्टोर हो जाएगा। दैट चार्ज Q इज गिवन बाई C इंटू V। अच्छा, चार्ज अगर Q स्टोर हुआ यानी कि बैटरी से आपको Q चार्ज फ्लो हुआ होगा, विच मीन्स वर्क डन बाई बैटरी इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाइड बाई V। तो ये आपको हो जाएगा Q इंटू V, और Q आपका CV है, तो ये आपको सिंपली हो जाएगा CV स्क्वायर। बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पे जो आपको एनर्जी स्टोर होता है ना दैट इज गिवन बाई हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ CV स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो बैटरी ने जो आपको वर्क डन किया दैट इज योर CV स्क्वायर, लेकिन इस C पे जो आपको एनर्जी स्टोर हुआ है, राइट, दैट इज ओनली हाफ CV स्क्वायर, यानी कि 50% एनर्जी आपको कहाँ गया, तो वो आपको हीट डिसिपेशन में चला गया, वो आपको हीट लॉस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज दिस वायर इज ऑल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस, राइट। सो जूल हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको जब करंट फ्लो किया होगा, चार्ज फ्लो किया होगा, तो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, एंड दैट इज बेसिकली हाफ CV स्क्वायर ओवर हियर, राइट। सो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू
का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहाँ पे तो यू इनिशियल ही 0 था, तो जो भी था आपको यू फाइनल ही था। बढ़िया एकदम। अब अगर आप ध्यान से देखिए, सो व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो इस पे आपको प्लस क्यू चार्ज, इस पे आपको माइनस क्यू चार्ज। आपको पता है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस माइनस क्यू के वजह से इस प्लस क्यू के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इस पे बेस्ड आपको इस तरीके के सवाल बन सकते हैं कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट है या आपको स्प्रिंग है, तो बताइए स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया होगा। तो ये दोनों प्लेट्स आपस में जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाई, or rather I can say that spring force is being balanced by this attractive force। और यहां से आप x को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। इसके फॉर्मूले में ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत है नहीं, ये आपका सीरीज में दो कैपेसिटर है, ये आपको पैरेलल में है। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर है तो आप सीरीज का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, विच इज सेम एज फॉर्मूला ऑफ पैरेलल इन रेजिस्टर्स, ठीक है। सीधा उसका उल्टा होता है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम चार्ज की बात करें विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, तो एक सीरीज में चार्ज हर कैपेसिटर पे सेम स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपका जो ये Q है वो हो जाएगा आपको C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। अगर पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे C1 प्लस C2 आपको हो जाएगा C इक्विवेलेंट। एंड चार्ज की अगर बात करें तो Q1 चार्ज कितना होगा, सिंपली C1 इंटू वी। Q2 हो जाएगा C2 इंटू वी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ दी कैपेसिटर इज गोइंग टू बी सेम, राइट। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, यानी कि इसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप स्पीड सॉल्विंग कर सकेंगे। अगर आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है इन सीरीज तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज योर कैपिटल C बाई स्मॉल n, और अगर पैरेलल में है तो n इंटू कैपिटल C, ठीक है। अच्छा, अब ये है वो ऑल्टरनेटिव डायग्राम जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था। आपके पास इस तरीके से चार प्लेट्स है और आपने 1 और 2 को सपोज कीजिए कनेक्ट कर दिया। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है, ऐसा और भी सवाल हो सकता है, आपने ज़रूर प्रैक्टिस भी किया होगा शायद। आपने 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया है और आपसे x और y के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा जा रहा है, तो आप इस सर्किट को इस तरीके से डी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अक्रॉस पूछा जा रहा है x और y, आप उसको दूर दूर बना दीजिए। 1 और 2 क्योंकि एक वायर से जोड़ दिया गया है, इसका मतलब 1 और 2 का पोटेंशियल सेम होगा, तो आप 1 और 2 को एक ही जगह लिखेंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, तो 1 और x के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और x के बीच में एक और कैपेसिटर है, और 2 और y के बीच में एक कैपेसिटर है। तो आपने इस तरीके से सर्किट को रीड्रॉ किया, राइट। सवाल में हमको दे सकता है कि सब आइडेंटिकल प्लेट्स है, राइट, सबके बीच का गैप भी आपको स्मॉल डी है, यानी कि एक कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और यहाँ पे आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, C और C 2C और C 2C बाई 3, दिस इज द आंसर, राइट। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो एग्जैक्टली सेम आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है जो हमने सीखा था करंट में। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होगा C1 इंटू C4 शुड बी इक्वल टू C2 इंटू C3। अगर ऐसा है तो आप इस बीच वाले को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको सवाल में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है विच मीन्स ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको बस ये चेक करना है कि कहीं C3 इंटू C2 C4 इंटू C1 के बराबर तो नहीं, और अगर है तो आप C5 को यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। बात करें अगर हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, क्योंकि इसके ऊपर आपको जेईई मेंस में सवाल आ चुका है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ये चीज़ होगा, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जहां पे हम लोग जंक्शन रूल यानी कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल जैसा ही यहां पे हम लोग कुछ यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो हमने यहां पे क्या किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बोल दिया, टेकिंग दिस एज रेफरेंस। तो ये आपको कैपिटल V हो जाएगा। इसका हमको नहीं पता तो x बोला, इसका हमको नहीं पता तो हमने y बोल दिया। अब आप x पॉइंट पे लगाओगे जंक्शन रूल, कहने का मतलब है ये वाले प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट बैटरी से डायरेक्टली कभी भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इन तीनों प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज होगा वो आपको 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अब किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर्ड होता है ना, दैट इज गिवन बाय कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, राइट। तो अगर हम इस C1 पे चार्ज स्टोर की बात करें तो वो आपको हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस V, राइट। अगर हम C5 की बात करें तो C5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस Y, राइट। और इसकी बात करें तो C2 इंटू x माइनस 0। दिस
एंटायर समीशन शुड बी इक्वल टू 0। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इस वाले जंक्शन के लिए भी लिखोगे यही इक्वेशन। 1 और 2 को सॉल्व किया तो आपको x और y की वैल्यू पता चलेगी, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y यू कैन फाइंड आउट ऑल द चार्जेस Q1, Q2, Q5, Q3 एंड Q4। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपसे कोई ये पूछे कि चार्ज फ्लोन कितना है तो दिस Q इज बेसिकली इक्वल टू Q1 प्लस Q3, राइट। और एक बारी आपको ये Q पता चल गया तो आप ये भी पता कर सकते हो कि सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना है, विच इज नथिंग बट Q अपॉन कैपिटल V। बढ़िया है। और इस मेथड से आप कोई भी अच्छे से अच्छे सवाल को अटैक कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको जेई में बहुत सवाल पूछा गया है 2020 में भी और उसके बाद भी। सभी का लिंक आपको नीचे है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपने एक कैपेसिटर को पहले ही V1 वोल्टेज के अक्रॉस चार्ज कर दिया है और आपके पास एक और है C2, आपने उसको V2 के अक्रॉस चार्ज करके दोनों को सेपरेट रखा हुआ है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करने वाले हैं, राइट। ज्वाइन करने का दो तरीका हो सकता है, एक कि आप इसके प्लस वाले को इसके प्लस वाले के साथ ही कनेक्ट करें, सेम पोलैरिटी, या फिर आप इसके प्लस वाले को इसके माइनस के साथ जोड़े, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी। अब इन दोनों केसेस में आपको कॉमन पोटेंशियल कितना होगा या फिर हीट जनरेटेड कितना होगा, ये उसका फॉर्मूला है, राइट। सेम पोलैरिटी में क्या होने वाला है, दोनों बेसिकली आपस में चार्ज शेयर करेंगे और तब तक शेयर करेंगे जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। दिस कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड द हीट जनरेटेड इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। आप इस हीट को बिना फॉर्मूला रटे भी सॉल्व कर सकते थे, इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड माइनस फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड, राइट। लेकिन ये अगर ध्यान में है तो आप सवाल को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर अपोजिट पोलैरिटी में आपका कनेक्टेड है तब आपका कॉमन पोटेंशियल ये होगा और हीट जनरेटेड ये होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली एक इंसुलेटर होता है जिसको अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो पोलराइज हो जाता है, उसका प्लस और माइनस सेपरेट हो जाता है, दूर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, राइट। यहां पे हम लोग एक टर्म को डिफाइन करते हैं विच इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, and this is nothing but your epsilon r only, relative permittivity, right। so ये जो k की वैल्यू है, राइट, ये आपको वैक्यूम या एयर के लिए 1 होता है लेकिन मेटल्स के लिए ये आपको इन्फिनिटी होता है। तो सपोज कीजिए आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मीडियम के सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस मीडियम के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई नहीं होगा, कुछ कम होगा, दैट मींस going to be capital E minus induced electric field due to induced charges। और इसीलिए बाहर में लाइन डेंसिटी ज़्यादा है और अंदर में थोड़ा सा कम है, बिकॉज अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E नेट इनसाइड इज नथिंग बट कैपिटल E माइनस ई आई, और E नेट आपको होता है कैपिटल E अपॉन के, ई आई आपको हो जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला निकल के आता है जहाँ पे सिग्मा आई या ये जो आपको टर्म है सिग्मा आई, ये आपको चार्ज इंड्यूस्ड है विच इज़ योर QI अपॉन एरिया, दिस इज योर चार्ज इंड्यूस्ड डेंसिटी बेसिकली, ठीक है। अब अगर हम इसी मीडियम को एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में डाल दें, राइट, तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फील्ड है दैट विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट पे जो चार्ज स्टोर्ड है ना वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट इज योर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आप यहाँ पे कैपिटल ई को फिर रिप्लेस कर सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से, और आपको फिर फॉर्मूला पता चल गया कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी पैरेलल प्लेट के बीच में डाला हुआ है तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस डेंसिटी होगा दैट इज गिवन बाय सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, और इस सिग्मा को आप फिर रिप्लेस कर सकते हो इवन चार्जेस से भी। सो ये भी याद रखें और ये भी याद रखें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया जिसमें भी सवाल बनता है और पूछा जा चुका है पहले भी, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, लेकिन दो तरीके से, क्या तो आपने बैटरी को रिमूव नहीं किया है या फिर आपने बैटरी को रिमूव करके फिर इंसर्शन चालू किया है, ठीक है। सो दिस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट चार्ज। अगर हम इसकी बात करें, आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो सी वैल्यू है वो आपको इंक्रीज करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम के प्रेजेंस में जो C का फॉर्मूला होता है वो आपको K से बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे आपका C K टाइम्स हो जाएगा विच मीन्स C हैज़ इंक्रीज। चार्ज की बात करें तो Q इज इक्वल टू CV, V कांस्टेंट है लेकिन C तो इंक्रीज किया ना, तो अगर C इंक्रीज किया तो आपका चार्ज भी
प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा, V आपका कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपको होता है V/D। अगर V कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है हाफ CV², राइट। आपका V कांस्टेंट है बट योर C हैज इंक्रीज्ड K टाइम्स, विच मीन्स योर एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज K टाइम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन अगर आपका चार्ज कांस्टेंट है, आपने इस पैरेलल प्लेट को एक बैटरी के अगेंस्ट चार्ज करके छोड़ दिया, फिर आपने बैटरी को रिमूव किया, फिर आप इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, इस केस में आपका चार्ज तो कांस्टेंट रहने वाला है, आपका C वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा ड्यू टू दिस मीडियम, राइट। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी कि आपका V होता है Q/C। आपका Q कांस्टेंट है लेकिन आपका C तो इंक्रीज किया ना, इसका मतलब आपका V डिक्रीज करेगा, राइट। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V है, अगर V डिक्रीज किया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। और एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है Q²/2C। Q कांस्टेंट है, C डिक्रीज किया मतलब U भी डिक्रीज किया होगा, ठीक है। अब ये आपके पास कुछ 3-4 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। इसको भी ध्यान में रखना, इस पर भी सवाल बनता है, स्पेशली इस वाले डायग्राम पे तो ना जाने कितना सवाल आपको आया था फेब और मार्च अटेम्प्ट में, बढ़िया एकदम। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको पैरेलल प्लेट्स है और आपका ये जो मीडियम है ना, इसका थिकनेस T है, ये कहाँ पे रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बीचों बीच रखा है, लेफ्ट रखा है, राइट रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका थिकनेस अगर T है तो C का जो फॉर्मूला होगा इस पूरे सिस्टम का, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू, राइट। अगर आपके पास ये फुल्ली फिल्ड है लेकिन एक मीडियम K1 है, एक मीडियम K2 है, थिकनेस D1 एंड D2 का, तो आप इस वाले को C1 कैपेसिटर मान सकते हो, इस वाले को C2 मान सकते हो, जो कि दोनों आपस में सीरीज में है। और आप C1 C2 को इस तरीके से लिखेंगे एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सीरीज, दैट इज योर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले को C1 मानेंगे और नीचे वाले को C2 मानेंगे, दोनों आपस में पैरेलल में है, फिर आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट विच इज योर C1 प्लस C2, राइट। और यहाँ पे C1 C2 क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम, ये आपको पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। यहाँ पे K1 K2 K3 ये आपका K4 है। यहाँ पे आपको ध्यान जो रखना है ना, दैट इज ये वाले को अगर आपने C1 बोला, इसको C2 बोला, तो C1 C2 आपका सीरीज में होगा और वो आपको पैरेलल में होगा C3 और C4 के साथ। ये मत कर देना कि C1 C3 को आपस में पैरेलल में लिया और उसके बाद C2 C4 को लिया पैरेलल में और उन दोनों को लिया सीरीज में, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये उसका सही एनालिसिस होगा, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब बात करते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, क्योंकि इसके ऊपर सवाल इस बार भी पूछा गया है। ये वाले पे तो सवाल इस बार भी पूछा गया है और 2020 में बहुत सारा सवाल आप पे इस वाले चीज़ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ऊपर वाला पैरेलल प्लेट, नीचे वाला पैरेलल प्लेट, ये ग्रीन वाला आपका वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि लेफ्ट टू राइट इस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट। प्लेट का लेंथ L है, विड्थ आपको B है, सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स इज स्मॉल d। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप x पे जाके dx विड्थ का एक मीडियम, एलिमेंटल मीडियम मान लेते हो और इस मीडियम का जो आपको ये जो एरिया होगा वो आपको हो जाएगा B इंटू dx, बढ़िया है। तो इस पतले से एलिमेंट का आपको जो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा DC, दैट इज इक्वल टू K एज अ फंक्शन ऑफ x। इस x दूरी पे आपका K क्या है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये आपको sin x, e टू द पावर x, 2x कुछ भी हो सकता था, सवाल में आपको दिया रहेगा, ठीक है। इनटू प्लेट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया सिर्फ इतना ही लेंगे पतला वाला, अपॉन विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच इज D इटसेल्फ, राइट। अब ये पतले 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 जितने भी एलिमेंट्स है वो सब आपको पैरेलल में है, तो आप इसको डायरेक्टली मारेंगे इंटीग्रेट 0 से लेके L तक के लिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको 2 प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है ना, उसके अलोंग आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेरी कर रहा है कि एज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फिर से x पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंटल मीडियम मान लेते हो, लेकिन अब आपका जो ये मीडियम है इसका विड्थ ही dx है, तो अब ये हो जाएगा आपको इस एलिमेंटल मीडियम का कैपेसिटेंस, राइट। अब ये पतले पतले सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में आपको सीरीज में है, तो सीरीज में अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट इतने सारों का, तो आप उसको पलट के यानी कि इनवर्स करके इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके D तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपको डायमेंशन चेंज कर रहा है। ये सवाल भी आपको पूछा जा चुका है जेईई मेंस में और ये वाला सवाल भी पूछा जा चुका है, राइट। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला
K1 मीडियम है, ये वाला आपको K2 मीडियम है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द C वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको एंगल थीटा क्या तो दिया रहेगा या फिर आप इसको निकाल सकते हो, दिस इज D, दिस इज योर L, सो D बाई L इज योर tan थीटा, राइट। अच्छा, तो आप यहाँ पे x पे जाके dx का एक विड्थ लेंगे, तो यहाँ पे आपको इस हरे वाले का लेंथ हो जाएगा x tan थीटा, ये आपको x है, ये आपको थीटा है, तो ये आपको हो जाएगा x tan थीटा, और ये येलो वाले का आपको लेंथ हो जाएगा d माइनस x tan थीटा, राइट। अब ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला पतला पतला जो एलिमेंट है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो आप पहले इसका लिखोगे dc1, फिर आप इसका लिखोगे dc2, और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो dc1 इंटू dc2 अपॉन dc1 प्लस dc2, और ऐसे बहुत सारे जो भी होंगे सब आपको पैरेलल में है, तो आप इसको मारोगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, 0 से लेके L तक के लिए आपको ये फिर सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग द अप्रोच एंड दैट टू इन अ बिट डिटेल, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये वाला जो प्लेट था ना, आपने इसको इसके साथ पैरेलल में नहीं रखा है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, ये आपको एंगल थीटा है, तो इससे क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यहाँ पे अब d आपको कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट दी लेंथ, राइट। तो आप यहाँ पे फिर से x पे जाके dx का यहाँ पे एक ये एलिमेंट लोगे, हालांकि यहाँ पे ये आपको एयर गैप है, राइट, लेकिन इसका जो विड्थ हो जाएगा वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्मॉल d रहेगा, लेकिन ये जो छोटा वाला है ना, ये आपको हो जाएगा x tan थीटा, क्योंकि ये आपको x है, ये आपको एंगल थीटा है, सो दिस इज योर x tan थीटा, सो d प्लस x tan थीटा। अब इतने से का जो आपका छोटा सा कैपेसिटेंस होगा, दैट इज योर b dx, राइट। अगेन फिर से ये जो पतला वाला एरिया होगा वो आपको हो जाएगा b dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन d प्लस x tan थीटा, मारिए दोनों तरफ इंटीग्रेट, आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये अपना लास्ट कंक्लूडिंग टॉपिक है आरसी, जहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में हम लोग जेईई मेंस के हिसाब से या फिर नीट के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट को सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस R है, आपने समय शून्य पे स्विच को क्लोज किया, तो समय शून्य पे इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, हमको जानना है कि किसी टाइम t पे इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया, सो दैट q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t बाई RC, जहाँ पे आपको RC को हम लोग एक नाम देते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, इसका यूनिट होगा सेकेंड, राइट, टाइम है ये, और Q0 is your maximum charge that will be stored on the capacitor at steady state, जो कि आपको CV के बराबर होता है। ये आपका चार्जिंग का ग्राफ है, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है दैट इज एट वन टाइम कांस्टेंट 63% चार्ज इस पे स्टोर हो जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे T की जगह RC पुट करोगे तो आपको 63% Q0 आने वाला है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे करंट भी पूछता है किसी टाइम t पे, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपको आएगा I इज इक्वल टू I0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्चार्जिंग की, यानी कि समय शून्य पे कैपेसिटर पे फुल चार्ज था और यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं है, तो आपको ये डिस्चार्ज होगा, तो किसी टाइम t पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, यहाँ पे भी RC आपका टाइम कांस्टेंट ही है। ये आपका डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एट वन टाइम कांस्टेंट 37% चार्ज आपको इसके ऊपर बचने वाला है। यहाँ पे आपको एक नोट लिखा हुआ है, राइट, विच इज यूज्ड एंड गुड फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर समय शून्य की बात की जाए तो आप एक कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हो एक प्लेन वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से, राइट। और समय इन्फिनिटी की बात की जाए, यानी कि एट स्टेडी स्टेट अ कैपेसिटर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, वो अपने थ्रू कोई भी करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, ये आपको यूज हो सकता है किसी किसी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल ऑन कैपेसिटर। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसका नोट्स आपको नीचे मिलेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से अभी ही इसको कर ले, हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।